हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये टॉपिक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर भागों की आंतरिक कार्यप्रणाली तथा उनका आपसी समन्वय। मतलब जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स आपस में मिल कर के काम करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी व्यवस्था को हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या क्या होते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। ये कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से हार्डवेयर वर्क करते हैं। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी मिल करके जो आपस में काम करते हैं, ये सभी डिवाइसेस, उनको ही हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कितने भाग होते हैं इसके। इनपुट यूनिट होता है पहला, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा सीपीयू इनपुट यूनिट होता है, यानी कि जैसे कीबोर्ड हो गया आपका। कीबोर्ड से डेटा हम लेते हैं तो इसको, ये डेटा हमारा जाता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू में जाता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा आउटपुट यूनिट पे जाता है, यानी कि मॉनिटर। ये कीबोर्ड हो गया, ये हमारा मॉनिटर पर जाएगा हमारा आउटपुट। तो कहने का मतलब, जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं सबसे पहले हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को डेटा देते हैं। वो डेटा हमारा कंप्यूटर सीपीयू में जाता है। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है डिफरेंट स्टेप्स में, और फिर एज आउटपुट वो हमें देता है उसका रिजल्ट। तो हमारा एक तो हो जाता है इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में वो सारी यूनिट्स आती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया और स्कैनर हो गया। मतलब जो जो डिवाइसेस इनपुट का काम करती हैं वो इनपुट यूनिट में आती हैं, और जो जो डिवाइसेस आउटपुट का काम करती हैं उनके ग्रुप को हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले हमारा मेमोरी आता है सीपीयू में। मेमोरी यानी कि जब भी हम कोई डेटा देते हैं तो हमारा जो डेटा है वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। इसके बाद वो डेटा हमारा जाता है एएलयू को, और एएलयू उसको प्रोसेस करता है, फिर वापस मेमोरी में जा कर के वो आउटपुट डिवाइस की तरफ जाता है। फिर इसमें हमारा एक होता है कंट्रोल यूनिट, जो इन सभी प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा हमारा कौन से यूनिट में जाएगा। तो इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आपका हो गया। ये सारी चीज़ें मिल करके हमारा क्या बनाती हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, और ये कैसे काम करता है, उसके डायग्राम को ही हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। सबसे पहले हमारी होती है क्या, इनपुट यूनिट, यानी कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सारी चीज़ें। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से हम डेटा कंप्यूटर को फीड करते हैं, और ये डेटा पहले जाता है कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट में। यानी जो सीपीयू के अंदर जो हमारी मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी में हमारा रैम और रोम आ जाता है, और सेकेंडरी में हमारा हार्ड डिस्क आ जाता है। तो कुछ डेटा हम हार्ड डिस्क में भी स्टोर करते हैं, फ़ोटो या फिर किसी एक्सेल सीट में, या फिर कोई किसी तरह के प्रोग्राम में हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वो भी हमारा स्टोरेज यूनिट का काम करता है। और वो डेटा जब प्रोसेस करना होता है तो हमारा प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में ट्रांसफ़र होता है। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको हमारा सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने कोई डेटा दिया तो सबसे पहले जाएगा हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में,
सबसे पहले वो जाएगा कहाँ पर, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में। ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। कंट्रोल यूनिट इस डेटा को पिकअप करता है और ट्रांसफ़र करता है हमारा किसके पास, ALU के पास, और ALU हमारा इस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद डेटा हमारा इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, यानी कि रिजल्ट में, और ये रिजल्ट वापस आता है हमारे आउटपुट यूनिट यानी कि मॉनिटर या फिर प्रिंटर पर। तो इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल हमारा कौन करता है, ALU करता है। आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, इनपुट को भी कंट्रोल करता है, डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट हमारा एक सुपरवाइज़र की तरह से काम करता है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो ALU होता है, ये इसका जैसे कि नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये दो तरह का काम करता है। एक लॉजिकल, एक न्यूमेरिकल काम करता है, यानी कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमारा जो है ALU वाला पार्ट करता है। लॉजिकल कैलकुलेशन जो होता है वो लॉजिकल यूनिट करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जहाँ पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगा न्यूमेरिकल पार्ट करेगा, और जहाँ लॉजिकल पार्ट होगा कैलकुलेशन, वहाँ पर लॉजिकल यूनिट हमारा उस डेटा को कैलकुलेट करता है। तो ये पूरा हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम है हमारे CPU का, जिसमें हमारा CPU काम करता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। डेटा हमारा जो है इनपुट के थ्रू सबसे पहले CPU में जाएगा। CPU के किस पार्ट में जाएगा, मेमोरी में जाएगा। मेमोरी से डेटा जो है हमारा ट्रांसमिट होता है ALU के लिए। ALU उसको प्रोसेस करता है, फिर मेमोरी में जाता है, और फिर वो डेटा हमारा आउटपुट यूनिट पर डिस्प्ले होता है। ये हमारा प्रोसेस यहाँ पर चलता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। इनपुट यूनिट में हमारा जो है, जो अभी जस्ट हमने आपको बताया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये इनपुट यूनिट हो जाते हैं। यहाँ से डेटा हमारा CPU के अंदर जाता है। CPU में हमारे ये कंपोनेंट्स हैं। कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, मेमोरी है। तो इसके थ्रू हमारा डेटा प्रोसेस होकर के जो है वापस आउटपुट यूनिट पर जाता है, जहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ईयरफोन, ये सब हमारा जो है डेटा रिसीव करते हैं एज अ आउटपुट। इनपुट यूनिट को देख लेते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट का जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर को डेटा फीड करना। एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। इनका कार्य क्या होता है, डेटा को बाइनरी फॉर्म में बदलना, डेटा को बाइनरी फॉर्म में बदलना और CPU तक भेजना। अच्छा, यहाँ पर जैसे डेटा को बाइनरी में चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक मशीन होती है। वो एक क्या होती है, मशीन होती है। और मशीन केवल जो है क्या समझती है, 0 एंड 1 की भाषा समझती है। तो इसीलिए जो भी डेटा आप मान लीजिए 2 आपने दिया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को 2 डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। इसीलिए इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि हमारा कंप्यूटर हमारे डेटा को समझ सके। और जब कंप्यूटर हमारे डेटा को समझ पाएगा तभी उसको जो है प्रॉपर रिजल्ट हमको दे पाएगा। तो इसी वजह से जो हार्डवेयर होते हैं, जब भी हम उनमें डेटा देते हैं तो वो डेटा तो हमारे फॉर्मेट में होता है, लेकिन कंप्यूटर में जाता है बाइनरी फॉर्मेट में। आउटपुट यूनिट हमारा क्या करता है, आउटपुट यूनिट हमारा जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा CPU आउटपुट यूनिट क्या करता है, हमको डिस्प्ले करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर इस चीज़ के आउटपुट यूनिट के। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसा तो आपको पता ही होगा कि यहीं पर सारा कैलकुलेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे प्रोसेस जो कंप्यूटर के होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनपुट यूनिट, सेम डायग्राम। इनपुट यूनिट से हमारा डेटा कंप्यूटर को फीड होता है। कंप्यूटर के ये कंपोनेंट हैं। मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ये हम आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं कि इनका क्या काम है। अर्थमेटिक यूनिट हमारा रिजल्ट देता है कैलकुलेट करके, और फिर वो डिस्प्ले होता है कहाँ पर, आउटपुट यूनिट पर, यानी कि मॉनिटर पर। सेम वही सारी चीज़ें। CPU के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं।
ALU है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या काम होता है इसका? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि ALU के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा जो होता है वो लॉजिकल होता है। तो अर्थमेटिक में क्या होता है? अर्थमेटिक में एडिशन होता है, क्योंकि अर्थमेटिक में जो न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास होता है उनका कैलकुलेशन होता है। तो न्यूमेरिकल जितना कैलकुलेशन होता है वो हमारा अर्थमेटिक पार्ट करता है। लॉजिकल पार्ट का मतलब जहाँ पे डिसीजन लेना होता है उस तरह के काम हमारा लॉजिकल पार्ट करता है। एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारे रियल लाइफ में खूब बढ़ चढ़ करके हर काम में हिस्सा लेता है, यानी कि हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अपनी दिनचर्या में हम दो तरह के काम करते हैं, या तो वो न्यूमेरिकल वर्क होता है या तो वो लॉजिकल वर्क होता है। अर्थात या तो हमारे काम में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है या तो हम डिसीजन लेते हैं। दो तरह के काम होते हैं और दोनों तरह के काम को करने की कैपेसिटी हमारे कंप्यूटर में होती है, बस इसके पास फीलिंग की कमी होती है। तो इसी वजह से ये हर क्षेत्र में जो है हमारे काम को करने में सहज महसूस करता है, यानी कि सहज होता है इसका यूज़ करना। तो लॉजिकल में क्या होता है? लॉजिकल में हमारा जो है एंड और नॉट, कंपैरिजन, यानी कि जो डिसीजन बेस्ड काम होते हैं वो लॉजिकल पार्ट करता है। यहाँ पर CPU हमारा क्या करता है? सभी निर्देशों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कि मतलब डेटा किस यूनिट से किस यूनिट की तरफ जाना है, ये सारा डिसीजन हमारा लेता है कौन सा? कंट्रोल यूनिट, यानी कि डेटा की फ्लो को और हार्डवेयर को कंट्रोल करता है हमारा CPU। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जो है CPU यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर की इनसाइड में मेमोरी होती है, जो सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर, इसके CPU के अंदर ही होती है, यानी कि जो प्रोसेसर हमारा होता है उसके अंदर ये मेमोरी होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि CPU यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर होती है। और साइज़ में ये सबसे छोटी होती है और सबसे फास्ट मेमोरी ये होती है। इसका काम ये होता है इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। हम यहाँ पर समझने के लिए इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे अगर 2 और 5 हमारे पास दो डेटा हैं और ये हम प्लस हमारा इंस्ट्रक्शन, तो प्लस जो इंस्ट्रक्शन है वो होल्ड करेगा कौन? रजिस्टर, ताकि हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट हो सके। तो हमारा जो रजिस्टर होता है उसका कितनी तरह का होता है, क्या क्या काम होता है? MAR यानी मेमोरी एड्रेस स्टोर, इसका काम होता है मेमोरी एड्रेस स्टोर। MDR डेटा स्टोर, PC नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, IR करेंट इंस्ट्रक्शन, एक्यूमुलेटर इंटरमीडिएट रिजल्ट। मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमारा कौन करता है? रजिस्टर का काम होता है ये। यानी डिफरेंट काइंड के रजिस्टर हमारे होते हैं, MAR, MDR, PC, IR, एक्यूमुलेटर इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है? इंटरमीडिएट रिजल्ट हमको देता है। यानी ये अलग अलग तरह के रजिस्टर हैं और इनके अलग अलग तरह के काम हैं। अगला आता है हमारा मेमोरी यूनिट। आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। जब डेटा स्टोर होगा, जब कोई भी चीज़ स्टोर होती है तो वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको कैलकुलेट करने का एक यूनिट होगा। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसका जो है एक यूनिट होता है कि कितना डेटा वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो मेमोरी पहले कितनी तरह की होती है? मेमोरी को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो जिसको CPU हमारा डायरेक्टली यूज़ करता है। CPU मतलब हमारा प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है डायरेक्टली जिस मेमोरी को यूज़ करेगा, वो कौन सी मेमोरी कहलाएगी? प्राइमरी कहलाएगी। और जिसमें हम डेटा सेव करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। तो प्राइमरी मेमोरी फर्दर क्लासीफाई होता है रैम और रोम में। सेकेंडरी मेमोरी होता है CD, DVD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, SSD, ये सब जो पेन ड्राइव हो गया, CD ड्राइव हो गया, तो ये सब हमारा सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी में का मतलब ये है कि CPU हमारा डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करता है प्रोसेसिंग में।
तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग तरह की मेमोरी, रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, साइज़ में बड़ी होती है बट स्पीड कम होती है। मेन मेमोरी साइज़ में छोटी होती है बट इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से भी छोटी साइज़ में होती है और इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होती है। यानी कि कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है और सबसे छोटी मेमोरी हमारी रजिस्टर हो जाती है। तो ये चार्ट है यहाँ पर। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली जुड़ी होती है सीपीयू से, यानी कि प्रोसेसर हमारा इसको डायरेक्टली यूज़ करता है। इसमें कौन कौन सा मेमोरी आती है, रैम आता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नेचर क्या होता है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि डेटा कुछ देर के लिए स्टोर होगा, परमानेंटली स्टोर नहीं होगा। जैसे लाइट कट गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो इस मेमोरी में जो भी डेटा रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। किसी तरीके से अगर पावर ऑफ हो गया कंप्यूटर का, तो यहाँ से जो रैम में डेटा स्टोर किया हुआ रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। तो चूँकि ये डेटा परमानेंट नहीं स्टोर करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है कुछ देर में जो ख़त्म हो जाता हो, टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है इसको। एस रैम और डी रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी स्टैटिक। एस रैम का मतलब स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दो तरह की ये मेमोरी होती है। उसके बाद आता है हमारा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का नेचर क्या होता है कि जो इसमें डेटा स्टोर होता है वो दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि रोम में जो डेटा स्टोर होगा उसको हम केवल रीड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसको अगर हम चाहें चेंज करना तो हम वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल, यानी कि डेटा जो इसमें एक बार स्टोर कर दिया गया उसमें चेंज या डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते हैं। यह अस्थायी डेटा संग्रह होता है। तो इसका यूज क्या है कि जैसे जो कंप्यूटर में जो बेसिक प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि जो कंप्यूटर में जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो बेसिक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, हार्डवेयर को देता है ये, ताकि कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो सके। तो वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर के बेसिक प्रोग्राम होते हैं वो हमारा किस में स्टोर होते हैं, रोम में स्टोर होते हैं। क्योंकि इनमें बार बार बदलाव नहीं करना होता है। इसमें अगर बदलाव कर दिया जाए तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। इसीलिए इस मेमोरी का यूज़ किया जाता है ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए जिसमें बदलाव ज़रूरी नहीं है, जिसमें चेंज ना किया जा सके। तो इसीलिए जब कंप्यूटर बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें ये बेसिक प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका कैश मेमोरी। सबसे तेज़ होती है, सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है। कि जैसे ये है हमारा सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, और ये है हमारा रैम जो है ऐसे थोड़ा सा लंबा सा होता है। इसके बीच में ये मेमोरी काम करती है, यानी कैश मेमोरी। ये हमारा रैम हो गया, तो ये हमारा कैश मेमोरी हो गया। तो ये इंटरमीडिएट मेमोरी की तरह से काम करता है। इनिशियल प्रोग्राम्स को होल्ड करता है ये, ताकि कंप्यूटर सीपीयू को फास्ट जो है कम समय में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी में वो सारी मेमोरी आ जाती है जो परमानेंट स्टोर करती हैं डेटा, जैसे हार्ड डिस्क, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर पेन ड्राइव। इनका काम क्या होता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करना। परमानेंटली का मतलब कि पावर कट ऑफ होने पे डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हाँ, इसमें बदलाव कर सकते हैं। डेटा एक बार स्टोर कर दिया तो उसमें चेंजेस हम ला सकते हैं। मेमोरी हायरार्की, यानी कि कौन सी मेमोरी
किस स्थान पर आती है, उसके प्रयोग का क्या प्रेफरेंस है। स्पीड के आधार पर मेमोरी की व्यवस्था आप देख लीजिए यहाँ पर। अगर हम स्पीड के हिसाब से देखें तो सबसे कम स्पीड होती है हमारे हार्ड डिस्क की, फिर उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा होती है रैम की, फिर उससे ज़्यादा होती है कैश की, और उससे भी ज़्यादा होती है रजिस्टर की। यानी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की अगर हम बात करें तो हमारा रजिस्टर हो जाता है। और इनका आर्डर भी पूछता है, रजिस्टर स्पीड के मामले में सबसे ज़्यादा है, फिर कैश मेमोरी है, फिर रैम है, फिर उसके बाद हमारा हार्ड डिस्क है। अगर हम साइज़ की बात करें तो यही ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाता है। हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा साइज़ की होती है, फिर रैम होगा, फिर कैश होगा, फिर रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर हमारा सबसे छोटी मेमोरी हो जाती है। सीपीयू हमारा जो डायरेक्टली जिन मेमोरी को यूज़ करता है वो ये दोनों हैं। यानी सीपीयू काम करने के लिए जो मेमोरी यूज़ करता है वो रजिस्टर है और कैश है और एस रैम है। इन मेमोरी का यूज़ ये डायरेक्टली करता है। मेन मेमोरी हमारा जो है डी रैम, हार्ड डिस्क, ये सब आती हैं। यहाँ पर हायरार्की देख लीजिए। सीपीयू हमारा सबसे पहले यूज़ करेगा डी रैम को, एस यानी कि मेमोरी का जो हायरार्की है जिसको सीपीयू सबसे ये मेमोरी पहले यूज़ की जाएंगी, फिर हमारा एसएसडी आता है और हार्ड डिस्क आता है। ये कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए और बैकअप के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर यहाँ पर देखिए सीपीयू में हमारा जो है ये रजिस्टर, कैश, इनका डायग्राम दिया हुआ है। ये सब प्राइमरी मेमोरी हैं जिसको हमारा सीपीयू यूज़ करता है। तो लार्जर साइज़ के आर्डर में अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। ये सबसे ज़्यादा जो साइज़ होती है वो हार्ड डिस्क की होती है। बस सिस्टम क्या है? बस डेटा ट्रांसफ़र का माध्यम होता है। मतलब कि एक कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजना है तो क्या यूज़ करेंगे, कौन सा जो रूट यूज़ करेंगे ना, वही को हम कहते हैं बस। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजना है तो कोई न कोई रूट तो होगा ही। जो जिस रूट का ये हम यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने का, उसी को हम बोलते हैं बस। तो कितने तरह का बस होता है? डेटा बस होता है जिसका काम होता है डेटा ट्रांसफ़र करना। एड्रेस बस का क्या काम होता है? एड्रेस ट्रांसफ़र करना। कंट्रोल बस का काम होता है क्या? कंट्रोल सिग्नल, यानी कि सिग्नल को कंट्रोल करना। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? सीपीयू जो भी निर्देश देता है उसको पूरा करने की प्रक्रिया को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। सॉरी। तो कंप्यूटर जो है, सीपीयू अपना काम एक जो है चरणबद्ध तरीके से, यानी एक सीक्वेंस में करता है। सबसे पहले वो डेटा फैच करता है, फिर डेटा को डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और फिर इसको स्टोर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए 2 + 5 डेटा कंप्यूटर को देते हैं। जब 2 और 5 प्लस जब कंप्यूटर को डेटा अगर देंगे, जब कंप्यूटर इसको रिसीव करेगा तो उसी को बोलते हैं डेटा फैचिंग। अब इस डेटा को क्या करेगा हमारा कंप्यूटर 0, 1, 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। 0, 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करेगा तो कितना आ जाएगा? 2 + 5 7 आ जाएगा। 7 होने के बाद फिर इसको क्या कर देगा? स्टोर करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। तो ये तरीका होता है यहाँ पर। मशीन साइकिल कितने तरह का साइकिल होता है इसका? फैच साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, 2 तरह के, यानी कि इसका मशीन साइकिल होता है। इसकी मशीन को काम करने का जो क्या कहते सीक्वेंस होता है वो 2 स्टेप में होता है। नंबर सिस्टम में देख लेते हैं क्या क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में देखो 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। एक बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है,
हेक्साडेसिमल होता है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना, इसमें केवल 0 एंड 1 यूज़ होता है, और 2 अंक यूज़ होने की वजह से इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, क्योंकि इसमें मात्र 2 अंक यूज़ किए जा रहे हैं, इसीलिए इसका बेस जो होता है वो 2 होता है। और डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 0 एंड 1 होते हैं। DNS यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 संख्याएं यूज़ होती हैं, इसलिए इसका बेस जो हो जाता है 10 हो जाता है। ऑक्टल में कुल 0 से लेकर के 7 तक के नंबर यूज़ होते हैं, इसीलिए इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। मान लीजिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 नंबर यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद A to F, A से लेके F तक। ये हमारा जो है A to F तक, मतलब A का मतलब होता है 10, फिर उसके बाद B का मतलब हो जाएगा 11, ऐसे F तक या 15 तक होता है। कुल नंबर 16 होते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है हमारा 16 होता है। बाइनरी अर्थमेटिक क्या है? बाइनरी अर्थमेटिक में जो है एक मान लीजिए वेरिएबल हमारा A है, दूसरा B है, और यहाँ पर हमारा रिजल्ट मान लीजिए। तो A की वैल्यू अगर 0 है, B की वैल्यू 0 है, तो 0 और 0 मिल करके क्या रिजल्ट लाएंगे? 0 लाएंगे। 0 और 0 मिल करके क्या रिजल्ट लाएंगे? 0 लाएंगे। अगर A की वैल्यू जो है अगर 0 हो, B की वैल्यू 1 हो, A प्लस B क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे, यानी कि रिजल्ट में क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 0 1 0 हो गया, फिर 1 1 मिल करके 2 बनाते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0। तो इस तरीके से ये हमारा जो है। फिर आता है क्लॉक स्पीड, यानी CPU के काम करने की जो गति होती है उसी को हम कहते हैं क्लॉक स्पीड। 2 तरह की यूनिट यूज़ करता है, MHz और GHz, यानी मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है? माइक्रोप्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो CPU का कार्य करता है। कौन कौन सी? इंटेल की और AMD की। 2 तरह के हमारे CPU होते हैं। CPU जो है हमारे 2 तरह के होते हैं, एक इंटेल जो बनाता है, और दूसरा AMD। 2 तरह के प्रोसेसर जो है करवा लीजिए। इसके बाद हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? एक से अधिक काम जब CPU को दिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। 2 तरह का होता है, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग। कंप्यूटर परफॉर्मेंस फैक्टर। कंप्यूटर का परफॉर्मेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? क्लॉक स्पीड पर, रैम की साइज़ पर, कैश की मेमोरी, नंबर ऑफ कोर्स और बस स्पीड। यानी ये फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे 17 पॉइंट्स। आप कुछ जो है रिवीजन क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। ALU का कार्य क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का लॉजिकल काम करना। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? वोलेटाइल मतलब जिसमें डेटा तुरंत लाइट कट ऑफ होने पे या प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, तो हमारा रोम नहीं रैम होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी हम लोगों ने देखा है। सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज़ मेमोरी यहाँ पर जो दिया गया है इसमें आपका कैश होता है, क्योंकि हमने अभी हायरार्की इसका देखा था साइज़ और स्पीड दोनों के हिसाब से। 5वां क्वेश्चन हमारा है नैंड गेट किस प्रकार का होता है? तो नैंड गेट हमारा जो है एक यूनिवर्सल गेट होता है, एक जो है
यूनिवर्सल गेट होता है। गेट पर एक बार हम वीडियो ले आएंगे जिसमें हम गेट आपको स्टार्टिंग से अच्छे से समझाएंगे। तो ये हो गया हमारे जो है आज के ये टॉपिक्स। यहाँ पर कुछ रिवीजन पॉइंट्स हमने शामिल किए हैं। CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कैश मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी, रोम क्या है? रोम एक वोलेटाइल मेमोरी, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डेटा इसमें से डिलीट नहीं होता है। ALU हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और CU का मतलब कंट्रोल ऑपरेशंस, फैच मतलब फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट इक्वल इंटरमीडिएट साइकिल, नैंड और नॉन ये दोनों यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर वर्किंग सिस्टम। CPU के भाग कौन कौन से होते हैं? ALU, CU और रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क और SSD होता है। बस क्या होता है? डेटा ट्रांसफ़र पाथ होता है। कैश मेमोरी क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस PDF, दिस टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो की जो PDF है वो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को हमारे इस जो है दिए गए QR से और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लाएंगे इस पर MCQs, तो उसको जो है देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।